हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेज क्लासेस। आज हम क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और आज का टॉपिक है हमारा कुलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस वॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. This was the magnitude of force between two charges. हमने दो चार्ज दिया था Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R और उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। स्टूडेंट्स, आज हम इसी का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कुलम्स लॉ का। चलिए देखते हैं। Vector form means we have to include the direction of force. लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी, आज हम उसके डायरेक्शन की बात करेंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये Z axis. Let us take two charge separated by a distance R here. ये charge Q1, this is a charge Q2. This is origin. Students, Q1 का position with respect to the origin, इसको हम मान लेते हैं R1. Let it be R1 vector. Similarly, Q2 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसका पोजीशन वेक्टर कितना हुआ? R2 वेक्टर। अच्छा, दिस इज R1, दिस इज R2। तो स्टूडेंट्स, R1 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड R2 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अच्छा, Q1 से लेके Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है, लेट अस टेक R. Let us take it as R. चलिए, अब क्लास 11th में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। याद तो खैर मुश्किल ही होगा, क्लास 11 पढ़ता कौन है ना। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? हमने एक वेक्टर लिया था ए वेक्टर और एक वेक्टर था हमारे पास बी वेक्टर। अब इन दो वेक्टर को ऐड करना था। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो हम सेम ऑर्डर में लेते थे, लाइक दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। क्लियर? तो इस जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? रिजल्टेंट आर वेक्टर, दैट वाज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही चीज, सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज हियर। चलिए इसको यूज करते हैं। सो वी विल राइट हियर बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। अब देखो, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, सो R1 वेक्टर प्लस, अब देखिए इस साइड से शुरू करा है, O से, ओरिजिन से Q1, R1 वेक्टर प्लस सेकेंड इज R वेक्टर। पहले केस में मैं डायरेक्शन ले रहा हूं इस डायरेक्शन में, Q1 से Q2, तो R1 प्लस R वेक्टर, जैसे A वेक्टर लिया था हमने, अगर इसको हम दोबारा साइड में यहां से बना लें तो दिस इज A वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। इसी ट्राइंगल को, इसी चीज को मैं आपको अलग से शो कर रहा हूं। तो जो थर्ड वेक्टर आ रहा है, देखो यहां पे ए वेक्टर क्या है, जो अभी हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा, ए वेक्टर, यहां पे हम ले रहे हैं R1 वेक्टर। सिमिलरली जो बी वेक्टर था, यहां पे हम क्या ले रहे हैं? R वेक्टर। ठीक है, दिस इज R वेक्टर। तो जो थर्ड वेक्टर है, दैट इज, दिस इज द थर्ड वेक्टर।
तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, जैसे हमने रिजल्टेंट पढ़ा था R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, अभी जो लॉ में पढ़ा था उसी लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। स्टूडेंट्स यहां से हम निकाल सकते हैं R वेक्टर, तो ये R1 वेक्टर उधर चले जाएगा राइट साइड, सो इट विल बिकम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। हमने इस पोर्शन में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया और इससे हमने R वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इफ इन द सेकंड केस वी विल टेक अ अपोजिट डायरेक्शन। इन द सेकंड केस अगर हम डायरेक्शन अपोजिट कर दें, देन व्हाट विल हैपन। देखो R वेक्टर अब कहां है, Q2 से Q1 की तरफ, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन R2 वेक्टर एंड दिस इज R1 वेक्टर। नाउ बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा, R2 वेक्टर प्लस, देखो R2 वेक्टर A वेक्टर फिर से प्लस R1 वेक्टर R वेक्टर, R वेक्टर क्या हो गया हमारा B वेक्टर, they are in the same direction, these two vectors are in the same direction. So the third side of a triangle represents the resultant, that is equals to R1 vector, that is taken in the opposite direction, opposite order, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अब देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर था, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो वी गॉट R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉरी R वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से हम R वेक्टर निकाल सकते हैं, तो ये कितना आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दैट इज, लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहां देखो, ये दो R वेक्टर, पहला R वेक्टर आपने ये निकाला, दूसरा R वेक्टर आपने ये निकाला, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। पहले केस में R2 माइनस R1, दूसरे केस में R1 माइनस R2। अब यहां पे स्टूडेंट से कंफ्यूजन वाली बात है कि दोनों ही R अलग अलग कैसे हैं, इसी वजह से हम यूज करते हैं इसको। हम फर्स्ट केस में हम लिख लेंगे, फर्स्ट केस में R को लिखेंगे हम 2 की तरफ, ये जो वेक्टर है R21। सेकेंड केस में लिख लेंगे हम R12, 1 की तरफ, ठीक है। ये किस तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, 1 की तरफ, और ये पहला वाला जो है ये 2 की तरफ। सो दिस इज R21, दिस इज R12। अब देखिए, you will also get its PDF on the website www.sageclasses.com, राइट। चलो इसके आगे हम बात करते हैं नाउ। तो अच्छा सॉरी, नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये R वेक्टर था, हमने फर्स्ट केस में क्या लिया R21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R21, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा R12। अब ये डिफरेंस सही है, देखो R12 एंड R21। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। नाउ ये दो चार्जेस लिए थे Q1 एंड Q2, राइट। Q1 चार्ज, अब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, तो इनमें रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी बाय अ फोर्स। सो वी विल राइट हियर F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। अब देखो बच्चों, ये तो हमने मैग्नीट्यूड हमने पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। अब हमने वेक्टर लगाया, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। अब वेक्टर फॉर्म देखो, सबसे पहली बात क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q1 की तरफ कर रहे हैं Q2 से, ठीक है। Q1 पे कितना चार्ज लग रहा है ड्यू टू Q2, तो हम यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
ये वाला फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पूरा का पूरा भी मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब हमें इसमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो इस फोर्स के डायरेक्शन में, मैं वापस ऊपर मेन डायग्राम पे जा रहा हूं, इस फोर्स के डायरेक्शन में फोर्स कहां लग रही है, ये देखो ब्लू से जो मैंने मार्क किया है फ्रॉम Q1, दिस इज ब्लू थोड़ा सा वैसा हो गया, लेट अस टेक दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में जो आर वेक्टर हमने लिया था वो आर कौन सा है, R12 वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में हम इसके साथ ले लेंगे R12 कैप। क्लियर? सो F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, where R12 cap is the unit vector। ये क्या है, it is the unit vector along the direction। ठीक है, कहां से कहां तक, along the direction, या फिर आप लिख सकते हो from Q2 to Q1। ठीक है स्टूडेंट्स, R12 इज अ यूनिट वेक्टर। अब ये आ गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, इस चीज को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये तो हमने लिया है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब भाई Q2 पे भी तो फोर्स लग रही है, तो Q2 का भी हम सेम लिख लेंगे। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 कितना होगा, ये भी लिख लेते हैं। सो F वेक्टर 2 1 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड। अब देखो Q2 की तरफ फिर से मेन डायग्राम पे चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करता हूं मैं, मेन डायग्राम पे देखो। अब फोर्स इस साइड लग रही है, नाउ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, भाई रिपल्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स तो दोनों चार्ज की तरफ, दोनों चार्ज पे लगेगा। Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, तो Q2 पे, Q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है दैट वी आर टेकिंग F21, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1। अब देखो इसका डायरेक्शन के अलोंग जो आपका R वेक्टर था वो कौन सा था, R21, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो इट विल बी R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप, जहां पे विल राइट वेयर R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर, is the unit vector along the direction कहां से कहां तक, Q1 to Q2, Q1 से Q2 की तरफ। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके आगे कुछ केसेस की। जैसे एक कंडीशन है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, मान लो Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, प्लस Q1 प्लस Q2 ग्रेटर देन 0। अगर मान लेते दो चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव Q1 एंड नेगेटिव Q2, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस Q1 इंटू माइनस Q2, दैट विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रिपल्शन फोर्स, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्शन फोर्स। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, दूसरा कंडीशन, अगर Q1 इंटू Q2
0 से कम आ रहा है। दूसरा केस क्या है, अगर दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट 0 से कम आ रहा है, दैट मीन्स दोनों में से कोई ना कोई एक चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। सो दिस इज द केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, दोनों का नेचर अपोजिट होगा। दिस इज द केस ऑफ अनलाइक चार्जेस। एज इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। दिस इज द केस ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने का एक और फायदा है, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है हमें। देखते हैं, ये देखिए, हमने देखा कि R21 कैप इज इक्वल टू R12 कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन इनका अपोजिट था। देखो आपको मैं लेके चलता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये देखो R21 कैप और R12 कैप दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। दैट मीन्स वी कैन राइट R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस R21। और यहां से अगर हम इसको पुट करेंगे, जो हमने फॉर्मूला निकाला है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो वहां से हम देखेंगे कि ये आएगा F वेक्टर ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू, ये कंडीशन आएगी। स्टूडेंट्स इस चीज से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था, क्लास 9th में भी पढ़ा था। ये किस चीज की कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस इज द कंडीशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट the Coulombian force obeys Newton's third law। कोलंबियन फोर्स क्या ओबे करती है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है वेक्टर फॉर्म की, isn't it? चलिए इसके बाद एक और चीज देखते हैं। देखो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, जो इस पे फोर्स ऑफ आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी एक्ट कर रहा है इस पे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्ज, इट acts along a line joining the center of the two charges. That means, what does it mean? They are central forces. कौन सी फोर्सेस होती हैं ये? They are also known as central forces. तो हम इसको बोल सकते हैं, तो कोलंबियन फोर्स acting is also known as central forces. This also comes in the importance of वेक्टर फॉर्म। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तरीके से और लिख सकते हैं हम वेक्टर फॉर्म को। देखो ये मैंने दोबारा बना दिया है आपके लिए, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है, कि R1 वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में लेंगे, यहां लेट अस टेक दिस इज चार्ज Q1, ये देखो ये वाला जो चार्ज है दिस इज चार्ज Q2, दिस इज चार्ज Q1। ये मैंने 2 बार डायग्राम बनाया है, सेम डायग्राम है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये Q1 और ये Q2। अब देखो स्टूडेंट्स, इस चीज से में देखो स्टूडेंट्स कि जो R1 वेक्टर है इसका हमने यहां पे इस साइड लिख लिया लेफ्ट साइड में, R12 और R21 हमने लिख लिया राइट साइड में, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसमें फोर्स F वेक्टर ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 1 by
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। स्टूडेंट्स ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में अब R12 की जो वैल्यू हमने निकाली थी यहां से, उसको पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स कैसे आएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखो R12 का स्क्वायर, R12 के स्क्वायर, अच्छा कैप को हम पहले चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने दो, R12 स्क्वायर, ये R12 कैप जो है इट्स अ यूनिट वेक्टर। अब हमें फॉर्मूला पता है यूनिट वेक्टर का, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर, द सेम वी आर गोइंग टू यूज इट हियर, ठीक है। सो इट विल बी R12 का कैप क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो मॉड ऑफ R12 विल बी R12 का मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब R12, और R12 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, देखो R12 मल्टीप्लाई होगा R12 का स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा ये R12 का क्यूब। अब देखो, और ये कितना आ गया ये वाला पार्ट, R12 का वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं R12 वेक्टर विच कैन बी रिटन एज, अब देखो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, अब देखो, सो इट बिकम्स, जस्ट 2 मिनट, कर्सर नहीं मिल रहा, ये देखो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है कि ये लिखा कैसे। यहाँ पे जो वैल्यू हम पढ़ रहे हैं R12 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, सो इट विल बी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर, ये ध्यान से समझो, इस पार्ट को हम यहां कर रहे हैं, सो R1 माइनस R2 इसके मॉड का क्यूब मैग्नीट्यूड का, और R12 वेक्टर इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये एक और फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म का, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा फॉर्म लिखना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दैट इज F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन, अब देखो R21 का स्क्वायर, अब यहाँ पे R21 की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब ब्रैकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है, बस R1 और R2 वेक्टर जो हमने वैल्यू निकाली थी उसी को हम पुट कर देते हैं और कुछ नहीं, उसी की वैल्यू का बस हमने नीचे मैग्नीट्यूड, जैसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे आपने जो कैप R12 कैप और R21 कैप जो निकाला है उसी की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट दिस फॉर्म। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलिए अब बात करते हैं कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस की, ठीक है। आप हेडिंग डाल लो यहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। limitations of Coulomb's law। चलिए पहली लिमिटेशन,
देखो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज Coulomb's law is valid only for the point charge. एक मिनट, सॉरी, या Coulomb's law is valid only for the point. So students, फर्स्ट की बात करते हैं. इट विल बी फर्स्ट, यहां पे लिख लो आप, या इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज. ये इसकी पहली लिमिटेशन है. फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन? जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम चार्ज ले रहे हैं Q1 Q2, वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए. दूसरा, ये चार्ज जो है, चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट. ये सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है. ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है. द चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट. दूसरा, तीसरा, द लास्ट लिमिटेशन इसके हम पढ़ सकते हैं कि जो सेपरेशन होता है बिटवीन द चार्जेस, वो उसके न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए. सेपरेशन बिटवीन, you can write it down, separation between the charges must be greater than, अब देखो, greater than the nuclear size. एक रेंज होती है, that range is from 10 to the power minus 15 to less than 10 to the power 18 मीटर. ठीक है. So this was all about Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट लेके आएंगे. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.